अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहिबा, मुझसे बड़ी देर से ये ख्याल मेरे ज़हन में आ रहा था और मैंने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे ये पूछ लें, वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लिखते हुए कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि यार आप अखबार से ताल्लुक़ है तो वज़ीर आला तो नहीं निकल जाता मुँह से? काफ़ी तो फैसला हो चुका जब से आए हैं। अच्छा, तो मैं बड़ी कॉन्शियस होकर लिख रही हूँ कि वो अक्सर ये लिखा जा रहा है, वो भी बड़े कॉन्शियस है जी। और ये आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो कभी वो कराची जा रहे हैं और जी इस्लामाबाद जा रहे हैं, सुबह 7 बजे अच्छा, ये वैसे वो क्या वजह क्या होती है कि शायद हमें एक रूटीन में ज़ाहिर है उनको आपने 10 साल कम से कम वज़ीर आला लिखा। जी जी ऐसे ही है। तो अब वो भी शायद कबूल नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा। लेकिन बहरहाल ये तो एक अच्छी बात है कि एक एनर्जेटिक बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बने, में फिर वज़ीर आला कहने लगी थी। ठीक है। लेकिन वो काम कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, तो अल्लाह करे कि कामयाब हो, चाहे जितना भी अरसा है इलेक्शन तक। तो हमारी तो यही दुआ है। ज़ाहिर है मुल्क और कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर इसी बात को नीचे पंजाब में लाया जाए तो हमजा तो पहले भी तकरीबन वज़ीर आला ही थे, तो उनको तो मेरा ख्याल अगले कुछ दिनों में जब ये मामला तय हो जाएगा और वो भी फैसला हो जाएगा कि पंजाब का वज़ीर आला अगर वो होते हैं तो हमजा को तो वज़ीर आला लिखते हुए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तकरीबन वज़ीर आला थे। नहीं, लेकिन वो पहले थे, लेकिन बहरहाल ज़हनी तौर पे तो तैयार होना पड़ता है। सियासत है, सब चलता है। और लेकिन दूसरी बात ये कि अभी भी पंजाब में भी वही सूरत हाल है जो वफाक में थी कि खींच तान के उनको उतारना पड़ा। वो कोई भी आइन को और कानून को मानने को तैयार नहीं थे। और अभी तक ये सूरत हाल है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पंगेबाजी करते रहें। जैसे अब उन्होंने ये किया कि खुद ही अपने तौर पे पीटीआई के अरकान जो थे कौमी असम्बली के, उनके इस्तीफे मंजूर भी कर लिए। हालांकि मंजूर नहीं कर सकते, नहीं वो कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ये है कि एक तो ये बाकायदा एक प्रोसेस होता है कि जब इस तरह इज्तिमाई इस्तीफ़े भी जाएं तो उनकी सबसे पहले तस्दीक होती है फ़र्दन बुला के कि आया ये जो इस्तीफ़ा आपकी तरफ से आया है, उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे तस्दीक तस्दीक ज़रूरी होती है कि हर जो है ना जो रुकने असम्बली है उसके पीछे बहुत बड़ा हल्का होता है आवाम का। वो पार्टी का तो वफादार होता ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके लिए वफादारी ज़रूरी है उसके हल्के के लिए, जिन लोगों ने जैसे वोट के ज़रिए इलेक्ट किया। जिस तरह वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं अवाम में जाऊँगा, अवाम मेरा फ़ैसला करेंगे। तो उन लोगों को जो MNAs हैं उनका भी अवाम इस्तेकाब तो लोगों का ही है। हाँ जी, कोई जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर हैं, हाँ, उनके साथ देखें अभी थोड़ा दिन लगेंगे साबित करते हुए, क्योंकि वो उन्होंने पेशावर के जलसे में अदलिया से पूछा है कि उनका आखिर उन्हें बताया जाए उनका जुर्म क्या था कि रात 12 बजे अदालत है। तो वो पता है इन्होंने कितने साल जद्दोजहद की? 22 साल बकौल उनके जी, और 3.5 साल ये इक़्तिदार में भी रहे। ये मिला के तकरीबन 25-26 साल बनते हैं। अगर उसमें से ये 6 महीने लगा के पाकिस्तान का आइन पढ़ लेते ना और कानून पढ़ लेते तो इनको शायद इस तरह की बातें करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये आइन और कानून में हर चीज़ वाज़े लिखी हुई है, और ये कानूनी तौर पे ये है कि जब किसी भी किस्म की ऐसी कोई सूरत हाल होती है जो इमरजेंसी की होती है तो अदालत किसी भी वक्त लगाई जा सकती है। बल्कि जजों के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि जज तो घर में भी बिल्कुल वो जज होता है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो घर में भी अदालत लगा सकता है कहीं भी। तो ये कम से कम इनको आइन को और कानून को समझना चाहिए। आप उनको कह रही हैं कि वो आइन पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने तो इक़्तिदार में आने के बावजूद वो अपने मुख्तलिफ मुल्क के लिए जो मामला थे उसके लिए उनके प्लान का ये सूरत हाल थी कि शौकत तरीन साहब का आपको बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने ये कहा था कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, माशी प्लान ही नहीं था इनके तो पास। अब वो जो इक़्तिदार के लिए कोशिश कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उनकी टीमें होती हैं, और वो जब उनको पूरा यकीन आ जाता है कि अब इक़्तिदार उनके हवाले होने वाला है या वो इक़्तिदार हासिल करने वाले हैं, तो वो उन टीमों को ज़्यादा मुतहर्रिक करते हैं कि वो अपना प्लान बनाए ताकि वो जाते ही इक़्तिदार में वो उन चीज़ों पे अमल दरामद शुरू करें। लेकिन उन्होंने तो यकीनन वो मेरा ख्याल खराबियों की निशानदेही करती रहे। असल में ये ज़्यादातर रहे ख्यालों में,
वही बात है कि उनके हामियों को शायद ये चीज़ें बुरी लगे, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया था आने से पहले। वरना होता ही है कि जिस तरह ये अपोजिशन में भी रहे थे, वो इतना आइडियल टाइम होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप उस वक्त एक बाकायदा प्लानिंग कर लें। आप ये देखें जैसे शेडो कैबिनेट होती है वो बनाएं। अपोजिशन पार्टियां वाइट पेपर जारी करती हैं, उसमें खामियां नोट की जाती हैं इक़्तिदार वालों की, और वो अभी ज़ाहिर है वो अभी जो ये लोड शेडिंग के हवाले से मामला आया तो उसमें भी बड़ी एक तफसीलात जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि गालबन 18 वो थे जो बंद थे, और वो पावर प्लांट्स जो थे वो बंद रहे और पानी खराबी की वजह से कोई इतना इशू नहीं था जी। और वो जो था ये फ्यूल नहीं मंगाया गया था बाहर से, मतलब उनको LNG चलाने की कोशिश नहीं की गई, बस वो करप्शन और करप्शन जी। अच्छा, उसमें भी इनका बहुत बड़ा जो ब्लंडर था वो ये था, हम लिखते भी रहे हैं और बार बार ये कहते रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का जो साबका दौर था उसमें शाहिद खान अब्बासी जब थे, इन्होंने अपने दौर में बाकायदा LNG गर्मियों में इंपोर्ट कर लेते थे क्योंकि वो सस्ती होती थी। इन्होंने की नहीं सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में, उनको बेवकूफ़ कहते रहे कि शाहिद खान या नवाज शरीफ बेवकूफ़ था। LNG का बाकायदा आपके सामने केस बना, शाहिद खान को यानी कई पेशियां भुगतना पड़ी, अभी तक वो सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनका वो फैसला ठीक बिल्कुल था। ऐसे हमारे यहाँ तो आपकी बात काट रहा हूँ, ये बड़ी आम सी बात है कि जब सीजन ऑफ होता है तो जब सेल लगती है वो सस्ता लोग को इसीलिए वो करते हैं कि अगले सीजन में वो महंगा हो जाएगा या उसके हिसाब से, तो ये तो बड़ी मुल्क की ज़रूरत थी। अच्छा, ये जो अदलिया से इन्होंने पूछा कि मेरा जुर्म क्या है, तो आइन शिकनी जैसे आपने बताया कि इनका जुर्म था जिसकी तरफ ये तवज्जो देना नहीं चाह रहे, तो अभी ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ये जिस खत को साजिश करार देते रहे उसके हवाले से। हाँ जी, उन्होंने दरअसल ये बार बार कह रहे थे, जब ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसी को उन्होंने बुनियाद बनाया है कि कौमी सलामती कमेटी ने इसकी जो है वो मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था उसमें साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। आज DG ISPR ने ये वाज़ेह कर दिया। दुरुस्त। हम कई दफ़ा ये लिखते रहे हैं क्योंकि वो एलामिया हमने भी पढ़ा, आम लोगों ने भी पढ़ा। व्यूवर्स मैं आपको भी कहूँगी, वो नेट पे है, किसी भी जगह सर्च करें, वो उसमें आपको एलामिया मिल जाएगा। उसमें किसी जगह ये नहीं लिखा कि ये कोई साजिश थी, वो ये था कि मुदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क है। अगर किसी को बेहतर उर्दू आती हो तो वो खुद भी इसको चेक कर सकता है, लेकिन अब ये कि उसने ये साबित कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज भी जो है साबिक वज़ीर आज़म साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये साजिश थी, बैरूनी साजिश थी मेरी हुकूमत को हटाने की, जिसमें अपोजिशन शरीक थी और उनको गद्दार कहा गया। इसका मतलब करोड़ों अवाम को भी साथ जो उनके वोटर से उनको भी गद्दार कहा गया। अच्छा, ये तो चलें ठीक है, आप सियासतदानों को चाहे घसीटें जो मर्ज़ी करें, वो सबसे आसान टूल होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ आप कैसा भी सलूक कर लें। लेकिन इस वक्त खालिद साहब जो सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि जो फ़ौज को जिस तरीके से डिसग्रेस करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बड़ी खौफनाक है, उसका रिज़ल्ट बहुत खौफनाक है। हाँ जी, वो अभी मतलब वो कुछ रोज़ पहले GHQ के गेट नंबर 4 जिसका बड़ा शेख रशीद साहब जिक्र भी फरमाते रहे, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से नारेबाजी की गई, उसके अलावा ऐसी मतलब वो सोशल मीडिया पे ही ख़ास तौर पे, बल्कि वो गालबन शफकत मसूद वो नौजवान है जो वो चला रहा था और वो PTI के लिए काम कर रहा था। 12 के करीब वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सोशल मीडिया पे अभी ये लोग अभी इस पे कार्रवाई जारी है। हाँ जी। और जिन्होंने बाकायदा फौज के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी सोशल और बड़े खौफनाक नारे, ऐसे नारे हम उसे दोहराना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही जो कुछ हो रहा है, इसलिए कि ये लोग इज्जत करे ना करे, कोई दूसरा इज्जत करे ना करे, लेकिन मेरा इस हवाले से फ़ौज का दिल में इसलिए एहतराम है कि वो हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, महाजों पे जाके लड़ते हैं। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ़ौज अगर कोई गलत काम करेगी, अगर वो टेक ओवर करने की कोशिश करेगी तो मैं वो भी आइन शिकनी है, बिल्कुल ऐसा ही। और DG ISPR ने यही चीज़ वाज़े की। उन्होंने कहा कि हमें बार बार सियासी जमातें ये कहती थी कि आप जो है वो मुदाखला इसमें ना। शेख रशीद साहब ने आखिरी दिनों में जो कहा बड़ा जिक्र आया। शेख रशीद साहब का जैसे लोग सियासतदानों का किरदार हमेशा यही रहा है कि जब तक उनका अपना मामला ठीक होता है तो वो एक ही पेज की बात करते हैं, और जब चीज़ें अपनी पैदा करदा खराबियों के बायस अपने हाथ से फिसलती हैं तो वो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि आओ जनाब। वही ना, मैं आपको वही बता रही थी कि DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें सियासी जमातें बार बार कहती थी कि फ़ौज
सियासत में ना आए, सियासत अपोजिशन की सियासी जमात नहीं सब ओवरऑल कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि हमसे हमेशा से मुतालबा किया जाता रहा है कि फ़ौज सियासत में ना आए। हमने उनकी आवाज़ को एक तरह के अमली जामा पहनाया और हम सियासत से साइड पे हो गए। लेकिन अब ये कि दोबारा उन्हें इन्वॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया खान साहब कि ये शायद हम लोगों के लिए तो इंकशाफ नहीं था, क्योंकि हम लोग तो जानते थे, लोगों के लिए उन्होंने DGISP ने ये वाज़ेह तौर पे बताया कि ये वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन्हें बाकायदा ये कहा था कि बड़ी अजीब डेडलॉक के पैदा हो गया, आप हमारी मदद करें। इस पे आर्मी चीफ और DGISI उनके पास गए, इनके दूसरे लोग। अच्छा, ये जो हेलीकॉप्टर वाला वाकया नहीं वो कहते हैं उसकी उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने नहीं, वो उन्होंने तरदीद की है। वो कहते हैं मतलब वो ऐसी बातें ही हैं, वो थप्पड़ की गूंज और ये और वो ऐसे ही है। जी जी हाँ, वो तो अनुपम खेर जाने और दिलीप कुमार साहब अब इंतकाल फरमा चुके हैं। सही बात, वो तारा बड़ा तारीखी जुमला है, थप्पड़ की गूंज। ऐसी तस्वीरें भी शेयर की गई कि पट्टियां हो गई हैं और फिर, लेकिन वो ज्यादा उसको तकवीयत मिली उन खदशात को कि जब मौसूफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 2 दिन खामोश भी रहे। हाँ जी, खामोश। और अब थोड़ा सा पेशावर के जलसे में लहजा कदरे तब्दील है, अगर जो उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का बड़ा तसलसल के साथ इमरान खान जिक्र फरमा रहे हैं और उनकी जो गैर तबी मौत है उसके हवाले से बड़ा वो कर रहे हैं और उनको अपनी जान को भी ख़तरात हैं। और शेख रशीद ने तो गुज़श्ता रोज़ भी अपनी जलसे से पहले भी और जलसे के दौरान भी इन खदशात का इज़हार किया कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ना वो, मतलब वो, मुझे ये नहीं लगता कि वो खुद ही ड्राई जा रहे हैं कैंड में। ये क्या बच्चे की जान लेगा तो क्या करेगा भाई, उसको क्यों इतना इस तरह मुब्तला, वो तो ऐसे जैसे कोई माहौल बनाना चाह रहे हैं कि वो, और जब ऐसे दोस्त होंगे। अब ऐसे शेख रशीद साहब के बारे में या इस तरह फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों के बारे में दोस्त तो नहीं कहा जा सकता, जो इनकी दोस्ती साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो यही समझते हैं कि इनकी दोस्ती बहरहाल इक़्तिदार के साथ होती है और ये तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार भी इन लोगों को समझा जाना चाहिए, क्योंकि शायद सियासी तौर पे बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है ये जो बार बार कह रहे हैं ना, ये इनकी जान को कहीं कोई ऐसी गड़बड़ खुदा ना खास्ता ये एक लम्हे के लिए व्यूअर्स, PTI के जो हमारे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल बुरा ना मनाएं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, बल्कि दुनिया में हर जगह हर चीज़ मुमकिन है। बरतानिया में 4 वज़ीर-ए-आज़म जो बड़े इंटेलेक्चुअल कहलाते थे अदम एतमाद का शिकार हुए हैं, तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। दुनिया में पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे इमरान खान, जो पार्लिमानी निज़ाम का ये हिस्सा है, ये तरीका है, उसकी नज़र अगर वो हो गए हैं तो ज़ाहिर है उन्हें ये भी गौर करना चाहिए कि उसमें उनकी अपनी कहाँ खामियाँ और कोताहियाँ हैं। तो एक लम्हे के लिए अगर ऐसा सोच लिया जाए कि शेख रशीद जो जिस चीज़ की निशानदेही करते हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आप तो बड़ा, मतलब ये तो बाकियों ने तो अपने सियासी वारिस पैदा कर लिए हुए हैं। मोना सलाई हैं, हमज़ा हैं, मरियम हैं, बिलावल हैं और इस तरह दीगर भी हैं। तो मेरा ख्याल शेख रशीद ही वारिस बनेंगे या वो नहीं। असल में ना इमरान खान जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर लीडरशिप अगली तैयारी नहीं की। हाँ, वो कहते रहे दूसरों को ताने देते रहे, लेकिन वो क्योंकि खुद को बड़ा एक मुकम्मल इंसान समझते और नागुज़ीर भी। जी, नागुज़ीर भी। और ये जो अभी आपने तरीक़े अदम एतमाद की बात की, यही फैक्ट है। ये बार बार कह रहे हैं मुनहरिफीन, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मुनहरिफीन ने वोट नहीं दिया। जी जी। और ये सारे के सारे वो थे जो इत्तेहादी थे। बिल्कुल। अभी भी कुछ इत्तेहादी इनके साथ हैं। अब इसका ये मतलब, अगर ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ गलत हुआ, इनके जो इत्तेहादियों ने इनके खिलाफ वोट दिया और नो कॉन्फिडेंस इन पे हो गया, इसका मतलब कि जब ये इक़्तिदार में आए थे वो भी गलत था। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वही इत्तेहादी थे जिनकी वजह से ये जीते थे, मुकम्मल हुआ था इनका। इसका मतलब वो भी गलत था। ऐसा ही है। इनको भी फिर पहले 1/3 जो है वो मेजोरिटी लेके आनी चाहिए थी। एक आखिरी बात जो मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो नए इंतखाबात के ऐलान तक, इनेकाद तक वो अब सड़क पे ही कंटेनर सियासत कह लें, जो भी कह लें। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो
अपने, वैसे तो वो इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी अपने मकासद में पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनके मकासद पता नहीं अल्लाह ताला और उनके दरमियान में है या कोई रूहानियत का मामला है, और रूहानियत वाला भी सिलसिला अब वो टूटता नज़र आ रहा है। हाँ जी, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये पसंद नहीं है कि किसी रूहानियत की चले। अच्छा, वो जो उन्होंने ये कहा कि वो अब रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने जो ग्रज है या अपना वो जो गुस्सा है वो लोगों में मुंतकिल काफ़ी हद तक किया भी है उन्होंने अपने पार्टी सपोर्टर्स में, और वो बड़ा खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की ये कोशिश कामयाब नहीं? ये ना अब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि पहले इनके साथ थे जहांगीर तरीन, इनके साथ थे अलीम खान जिन्होंने बहुत पैसा लगाया था। अब इन्होंने कल ही जलसे में कहा कि 100 रुपए चंदा दें। बिल्कुल, वो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप बगैर नहीं चलती, चंदों के चलती नहीं है, यूनियनें भी नहीं चलती, आप तो बेहतर जानते हैं। हाँ, नहीं, वो ज़ाहिर है कोई भी जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होता है तो वहाँ पे पैसा बहरहाल ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में जबकि हर चीज़ के हसूल के लिए पैसा दरकार हो। ये मैं ख़रीदारी लोगों की नहीं बात कर रहा, छोटे जो मतलब जलसे के अरेंज के लिए भी आपको बहुत पैसा है, तो उसके लिए मतलब वो अब ये मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ना सबसे पहले जो इमरान खान है ना, उनको अपना बयानिया बदलना पड़ेगा। ये फौज को कोसना और अदलिया को कोसना बंद करें। जो भी हुआ है वो आईनी तौर पे हुआ है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गालिबन कहा था कि आइन पढ़ें। व्यूवर्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि आइन पढ़े ताकि आपको पता लगे कि क्या, आपको खुद पता चले क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी बात जो बड़ी खौफनाक है, फ़ौज के बारे में इस किस्म की बातें ना फैलाई जाएं। वो वजह ये है कि आप देखें हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, बिल्कुल, और इमरान खान साहब के साथ ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को अफ़गानिस्तान में महसूस करके देखें, जहाँ की औरत, जहाँ की बच्ची स्कूल जाने के लिए तरस रही है। अगर ये हमारी फ़ौज ना होती तो आज तालिबान आपके खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर चुके होते। इसलिए कि आप देखें उनकी फ़ौज कमज़ोर थी वहाँ अफ़गानिस्तान में, और तालिबान को शायद गालिबन 1.5 दिन लगे जी बिल्कुल ऐसे उनको काबिज़ होने में। तो अल्लाह का वास्ता आप अपनी ज़रूर करें, अपनी मुहिम चलाएं, सियासी जद्दोजहद करें। सियासी ये फ़ौज को इस तरह हर बात में जिम्मेदार ठहराना, और वजह क्या थी कि जी फ़ौज हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। हालांकि 3.5 साल तो वो इसका बाकायदा वावेला करते रहे हैं कि फ़ौज हमारे पास है, सिंगल पेज की बात हुई, और अचानक जब वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स कामयाब हुई, मैं तो उसे पॉलिटिक्स ही कहूँगा, ज़ाहिर है ओपन फोरम पे पॉलिटिक्स हुई है, उसमें कोई ऐसा उन्होंने पार्लियामेंटी तरीका इख्तियार किया, और वो पॉलिटिक्स, और वो जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, जैसे बुज़दार के खिलाफ परवेज़ इलाही साहब मुतहर्रिक थे, वैसे ही अपोजिशन पार्टियाँ इनके खिलाफ थी। बल्कि इस हवाले से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की सियासत ज़्यादा कामयाब रही कि वो पार्लियामान के अंदर तब्दीली की बात करते थे, जबकि नून लीग का मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का और फजलुर रहमान साहिबा का बयानिया कतई मुख्तलिफ था उस वक्त। अच्छा, एक बिल्कुल आखिर में अब फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया कैंपेन की बात हो रही है। फ़ौज के ख़िलाफ़ तो मरियम नवाज साहिबा भी बहुत बोलती रही, और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के जो एक बयान अपने इंतखाबात के हवाले से आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से जो इतने इल्ज़ामात लगाए थे, तो तो इस पे भी जाएगी, वो भी गलत है, इस पे भी जाएगी। देखिए वो भी गलत है। आप इस तरह ना करें कि जो आपके साथ हो तो ठीक है, अगर साथ ना हो तो गलत है। मैं फ़ौज की दूसरे मामलों में सियासी मुदाखलत में मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। हमने, आप देखें कि हमने ज़ियाउल हक का दौर देखा हुआ है और हम डट के खड़े थे। आज भी अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत की कोशिश करेगी तो सबसे पहले मुशर्रफ दौर में भी उसको ओपनली किया था कि ये नहीं होना किया गया कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अब अगर फ़ौज खुद कह रही है कि वो सियासत में नहीं आना चाहती तो उसको ना लेके आए, बल्कि ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि आपकी अदलिया भी ये कह रही है कि वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और उसकी बालादस्ती चाहती है, फ़ौज भी ये चाह रही है। इस पे तो खुशी मनाएं कि कभी तो ऐसा मौका आया। अब ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि आप सियासत को खुद संभालें, इसलिए फ़ौज की तरफ ना देखें मुड़ मुड़ के, और अगर वो ना साथ आए तो उसके खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडा मुहिम ना चलाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमसीला साहब। व्यूअर्स, यकीनन आपने आज के इस प्रोग्राम में तमसीला साहबा का तज्ज़िया सुना, और सियासी हवालों से अगर देखा जाए तो सियासतदान का काम है, फ़ौज का काम मुल्क के सरहदों की हिफाजत है, और वो अगर दोनों
क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें और फ़ौजी इदारे जो हैं वो अपने अपने डोमेन में रहकर काम करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो नौजवान तबका इस खौफनाक बयानिए को लेकर चल रहा है कि रिवेंजफुल हैं और इस तरह की सूरत हाल है, उसको ज़रा सबसे पहले अपने ही मुल्क का आइन पढ़ने की ज़रूरत है। वो कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी क्या डोमेन है। तमसीला साहब, इस उम्मीद के साथ कि आपको शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म लिखने की आदत डल जाएगी। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।